नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। राजन, राधिका का देवर, बेहद भावुक और सहृदय, मन गंगा की तरह पवित्र। सागर की गहराई भी उसे ना छू सके। सबके साथ सबका होकर रहना उसकी खास पहचान। नाश्ता देते राधिका ने कहा, बाबूजी, आपसे कुछ कहना है। कहो बहू। राजन भैया ने शादी के लिए हाँ कर दी है। अरे वाह, कब बोला और कैसी चाहिए उसे? कहता है कि लड़की सुंदर होनी चाहिए। तो उसमें क्या है, हमारी रिश्तेदारी में अनेक सुंदर लड़कियां हैं। वह जिसे पसंद करेगा उससे रिश्ता तय समझो। बहू, तुम उधर संभालो, मैं इधर संभालता हूँ, बाबूजी ने खनकती आवाज़ में कहा। कब से इस उम्मीद में था कि दूसरी बहू आएगी। और क्या बाबूजी? कुछ नहीं बहू, बाबूजी बात अधूरी छोड़कर बोले। मगर राधिका इस ओर से भली भांति परिचित हो चुकी थी। उसके विवाह को 5 साल हो गए थे और बाबूजी तरस रहे थे अपने आंगन के खिलौने के लिए। अरे विश्रुत जी, लड़की को अब देखते ही रह जाएंगे। ना करने का तो सवाल ही नहीं उठेगा, बस एक नज़र की ही बात रहेगी, दूर के एक रिश्तेदार ने कहा। शाम को राधिका ने ससुर जी की पूरी बात सुनी। परिवार के हर सदस्य की खुशी की परवाह में जीती राधिका का मन न जाने क्यों आशंकित हो उठा कि राजन बहुत भोला है और वह लड़की हॉस्टल में पढ़ने वाली। फिर रात को शिब्बू के घर आते ही राधिका ने अपनी आशंका जाहिर की। अरे, यह ज़रूरी तो नहीं कि हॉस्टल में पढ़ने वाली हर लड़की तेज हो। हाँ, स्मार्ट तो होगी ही, वहाँ का परिवेश ही ऐसा होता है। तुम अभी से क्यों परेशान हो? शिब्बू ने कहा। राजन को कुछ बताए बिना ही बाबूजी ने आदेश दिया, आज एक मित्र के यहाँ जाना है, सभी के साथ तुम्हें भी चलना होगा। राजा ने बिना कुछ पूछे ही हाँ कह दी। राधिका मन ही मन मुस्कुराई कि कितना भोला है, यह भी नहीं पूछा कि जाना कहाँ है। लड़की आई, सच में बेहद खूबसूरत, और किसी औपचारिकता की ज़रूरत नहीं थी। बाबूजी ने कहा, हमें और कुछ नहीं चाहिए, पर एक बात बहुत साफ साफ कहना चाहूँगा कि हमारे घर में एक और बहू है, बहुत संस्कारी है। नई बहू घर की खुशी बरकरार रखे, हमें बस इतना ही चाहिए। राधिका सोच रही थी कि कभी उसने अपने हाथों से ग्लास भी नहीं उठाया होगा। कमरे में उसने खुले पैर ही प्रवेश किया। नाजुक सी एड़ियाँ चुपचाप झांक पड़ी। चेहरे की लालिमा उनमें आ गई थी। शरीर का हर अंग जैसे नापतोल कर बनाया गया था, कहीं भी कुछ अधिक या कम नहीं, जो था अपनी जगह सही और सटीक। शायद फुर्सत में नहीं, एकांत में बनाई गई थी वह रचना। अंगों का बागपन और सौंदर्य की वह पराकाष्ठा। राधिका ने एक बार पुनः अपनी शंका सबके सामने रखनी चाहिए। इतनी सुंदर, इसे हम लोग संभाल पाएंगे? घर का कामकाज कर सकेगी? नहीं करेगी तो क्या हुआ, हम कर लेंगे, राजन ने कहा। इसके नाच नखरे भी उठाने पड़े तो हम उठा लेंगे, राजन ने कहा। वाह, यह हुई ना बात, तुम क्यों एक ही बात के पीछे पड़ी हो, शिब्बू ने कहा। बाबूजी ने भी कहा, बहू, वह राजन का काम है, इसकी मर्जी, ये जैसा चाहेगा करेगा। सारे दिन की थकान से चूर राधिका ने बिस्तर थामा था, फिर भी आंखों में नींद नहीं थी। एक बात अब भी घूम रही थी कि राजन बहुत सीधा है। शादी की तैयारी में व्यस्त राधिका को पता ही नहीं रहता था कि कहाँ है और किस जगह नहीं है। हर जगह उसका होना ज़रूरी। घर में आने वाले मेहमानों के इंतज़ाम से लेकर दूल्हे दुल्हन का जोड़ा भी उसे ही तैयार करना था। उस पर क्या अच्छा लगेगा, ये राजन से ही पूछा जाता। राजन सुंदरी से पूछता। मॉडर्न ज़माना है, बाबूजी कहते। राधिका को सुंदरी से जलन हो रही थी, फिर भी वह खुश थी। घर में सारे मेहमान आ चुके थे और वह स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रही थी। आखिर देवर के लिए रानी जो ला रही है। बाबूजी का हुक्म था, जब तक शादी पूरी न हो जाए शहनाई बजती रहनी चाहिए। शहनाई की धुनों में ही बहू ने घर में कदम रखा। कलश पर पैर से ठोकर दे नववधू को चावल गिराने थे और राजन को समेटने थे। उसने चावल इतनी दूर फैला दिए कि राजन बेचारा समेटता रह गया। राधिका ने देखा तो कहा, देवरानी जी, धीरे मारिए, देवर जी को तकलीफ होगी समेटने में। कुछ ही दिनों बाद राधिका की आशंका सही साबित होने लगी। वह तो सच में रानी थी,
10 बजे सोकर उठती तो बाबूजी से छिपकर राजन उसे चाय बनाकर देता। जब बाबूजी ने उससे कहा कि बहू राधिका की मदद किया करो, तो वह असमर्थता से जताते हुए बोली, मुझे नहीं आता, कैसे करूं? बिगड़ गया तो? वह तो सोकर ही 10 बजे उठती है बाबूजी, रहने दीजिए, राधिका ने कहा। उसकी खूबसूरती में कहीं दाग न लग जाए, यह सोचकर रसोई और अन्य कामों से दूर ही रखा गया। सारे नाज भी उठाए गए। उसके आने के बाद राधिका ने खुद को अकेला महसूस किया था। अब राजन रसोई में खड़ा होकर उससे बातें नहीं करता। समय नहीं था। घर के बदले माहौल को राधिका ही संभाल कर रखती। सुंदरी की गलतियों को वह सबसे छिपा जाती। ये बात सुंदरी ने समझ ली थी। वह राधिका की आड़ में खेल करती, जिससे राधिका जानकर भी अनजान बन जाती, ताकि घर की सुख शांति बनी रहे। धीरे धीरे समझ जाएगी, मगर सुंदरी ने हर दिन परिवार के उसूलों को तोड़ने की कोशिश की। हर दिन राजन से एक फरमाइश, आए दिन पार्टी, आए दिन सिनेमा। बाबूजी ने एक दिन ऐतराज़ किया, तो इसमें बुराई क्या है? अपनी सहेलियों के साथ ही तो हूँ, तीखे स्वर में उसने जवाब दिया। ठीक है, तुम राजन से पूछ लो। राजन ने हाँ कह दी। घर से बाहर रहने का समय बढ़ता रहा। तब बाबूजी ने कहा, राजन देखो, इतनी छूट सही नहीं। आखिर वह घर की बहू है। घर में एक बहू और भी तो है। उसने तो कभी ऐसा नहीं किया। क्या हुआ बाबूजी, सहेलियों के साथ ही तो है। आप परेशान न होइए, मैं हूं ना। मगर उसके हॉस्टल के लड़के भी तो गए हैं, बाबूजी ने कड़क आवाज़ में कहा। राजन ने पहली बार बाबूजी से तर्क किया। हॉस्टल में पड़ी है, खुले विचारों की है, कैसे मना करूं? धीरे धीरे समझ जाएगी। राधिका ने भी बाबूजी को समझाया। बाबूजी, एक संतान के आते ही बंध जाएगी, बस देर आने की है। घर के नववधू ने रात 9 बजे घर में कदम रखा। साथ में कौन है? बाबूजी ने खिड़की से झांककर देखना चाहा। सुंदरी उस लड़के के हाथ में हाथ डाले थी। वहीं 2 हाथ खिलखिलाहट के साथ हवा में लहरा गए और खिलखिलाहट की आवाज़ माहौल में गूंज उठी। बाबूजी का तन मन कांप उठा। उन्हें अपनी सालों की कमाई दौलत, मान मर्यादा सरेआम बिकती दिखी। झांक कर देखा, कितने घरों की खिड़कियां उस दृश्य की साक्षी बनी। खिड़कियां ही नहीं, उनमें रहने वाले लोग भी अवाक थे। धीरे धीरे उसका इस तरह आना जाना साधारण सी बात हो गई, जिसकी चर्चा भी नहीं की जाती थी। हद तो तब हुई जब वो दुल्हन ने सच में रात ढले ही घर में कदम रखने शुरू किए। राजन ने सोचा, कब तक बाबूजी की मर्यादा को यूँ सरेआम कुचलता देखूं। उसने अलग घर ले लिया। राजन सारा दिन ऑफिस में रहता और सुंदरी अपने दोस्तों के साथ। शाम को कभी कभी दोनों एक साथ ही घर में प्रवेश करते। राजन जान चुका था कि कुछ कहना बेकार है। ऐसा नहीं कि उसने उसकी गलती को नज़रअंदाज नहीं किया, वह जानकर भी अनजान बन जाता था, लेकिन शायद खुद समझ जाए। उसकी हर गलती पर खुद पर्दा डाल उसे सुधरने का मौका देता। एक बार तो उसकी आंखों के सामने ही सारा खेल हुआ। वह देखता रहा, बस इतना कह सका, तुम्हें इससे क्या मिलता है? वही जो तुमसे नहीं मिलता, वह मेरा प्यार है, पहला प्यार। मुझसे क्या नहीं मिला? तुम जिससे मिलना समझते हो वह मेरे परिवार की मर्यादाओं के खिलाफ है। अगर वह तुम्हारा प्यार है तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? पापा ने कहा, शादी कर लो, हमारे घर से चली जाओ, फिर जैसी मर्जी हो करना। और तुम अपनी मर्जी के कोड़े मुझ पर बरसा रही हो। पहली बार चीखा राजन। हाँ, क्योंकि तुमसे मुझे बांधा गया है और तुम बंध नहीं सकी, यही ना? तो अब तक तुमने हमें धोखे में रखा था। क्या कमी रखी थी मैंने तुम्हें खुश रखने में? सपनों की मलिका बनाकर लाया था तुम्हें, सबसे अलग भी कर लाया, किनारा कर लिया अपने घर से, अपने परिवार से। फिर भी तुम्हें नहीं जीत सका। शायद कमी मेरी ही थी कि मैंने तुम्हें बहुत चाहा और यह नहीं जानना चाहा कि तुम्हें मेरी कितनी ज़रूरत है। हाँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी नहीं, अपनी मर्जी और शर्तों पर रह सकती हूँ। तुमसे पहले मेरे लिए अनुभव, मैं उसके बिना अपने एक पल की भी कल्पना नहीं कर सकती। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। राजन फिर भी नहीं हारा था। कई बार घर नहीं जाता, राधिका के पास चला जाता, मगर सुंदरी यह भी जानने की कोशिश नहीं करती कि वे कहाँ है। आज वह निर्णय करके रहेगा। इस हिम्मत के साथ वह घर में घुसा और जोर से दरवाज़ा पीटने लगा। दरवाज़ा सुंदरी ने खोला। क्या हुआ? इतनी जोर से दरवाज़ा क्यों पीट रहे हो? अब यह यहाँ नहीं होगा। मेरे घर में ये खेल अब नहीं होगा। कौन सा नया पाठ पढ़ कर आए हो? ये कौन सी नई बात है? सुंदरी को किनारे धकेलते हुए वह अंदर घुसा और अनुभव की कॉलर पकड़कर उसे घर से बाहर कर दिया। सुंदरी पागलों की तरह चीखती रही। आज वह जान चुकी थी कि उसे अब किसी एक को थामना होगा। शाम को जब राजन घर आया तो वह जा चुकी थी।
अपने प्रेमी अनुभव के साथ। घर में अब सिर्फ वह था और उसकी रोती सिसकती कामनाएं, कल्पनाएं, जिन्हें वह शाम तक बटोरता रहा। तलाक के वक्त कोर्ट में इतना ही कह सका था, मैं इसके लायक नहीं। यह जिसे चाहती है उसके साथ इसे रहने और जीने का पूरा हक है। यह हक इसके माँ बाप नहीं दे सके, मगर मैं देता हूँ। ये आज़ाद है। तलाक हुए काफ़ी अरसा हो गया था। राधिका ने कई बार देवर का मन टटोला, जानना चाहा कि वहाँ अब क्या चल रहा है। राजन कभी कभी कह भी देता, भाभी अब नहीं। देवर जी, दूसरी शादी करिए और अपनी गृहस्थी बसाइए। वह तो अपनी ज़िंदगी मज़े से जी रही है, फिर आपने ऐसी ज़िंदगी क्यों अपना ली? ज़िंदगी को मैंने नहीं, ज़िंदगी ने मुझे कबूल किया है और मैं उसे इसी रूप में अच्छा लगता हूँ। ऐसा नहीं, आप जिसे ज़िंदगी कह रहे हैं वह ओढ़ी हुई ज़िंदगी है, और ये आपने सुंदरी के जाने के बाद ओढ़ी है। इसे उतार फेंकने की कोशिश ही नहीं की आपने। जिस लाश को आप ढो रहे हैं उससे बदबू पैदा हो रही है। उतार फेंको उसे, वरना उसकी गंध आसपास फैल कर आपको सबसे दूर कर देगी। अभी मौका है नई जिंदगी की शुरुआत करने का। कितनी कातर दृष्टि से भाभी ने मुझे निहारा था और कहा था कि आपकी खुशियों की खातिर हमने सारे समझौते किए थे, लेकिन अब इस बार आप हमारी मर्जी से फैसला लें। ऐसी लाएं जो समझदार हो, शालीन हो। क्या भाभी की तरह कोई मिल सकती है? राजन के इस निर्णय से राधिका और बाबूजी दोनों खुश हुए। बाबूजी ने सारे रिश्तेदारों में खबर पहुंचा दी कि राजन ने दूसरी शादी के लिए हाँ कर दी है। कई रिश्ते आए। राधिका और बाबूजी ने इस बार किसी भी धोखे की गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए। लड़की की समझदारी पर अनेक प्रश्न किए जाते और घर आकर बाबूजी और राधिका घंटों चर्चा करते कि ये नहीं, यह भी नहीं, यह भी समझ में नहीं आ रही। हॉस्टल वाली तो बिल्कुल नहीं चलेगी। घरेलू हो, कुलीन हो, कम पढ़ी लिखी भी चलेगी, लेकिन सलीके वाली हो। काफ़ी कोशिश के बाद जिस लड़की से रिश्ता तय हुआ वह बेहद पिछड़े इलाके से और गरीब घर की थी और 10वीं कक्षा पास। देखने में साधारण। बात तय करके आ गए। राजन की हाँ भर चाहिए थी, जो उसने दे दी। शादी की तारीख तय हुई। इस बार 24 घंटे वाली शहनाई नहीं बजी। बहू ने घर की चौखट पर कदम रखे। चावल का कलश फिर तैयार था। राजन की आंखें भर आईं सुंदरी की याद में। नई बहू का पैर कलश पर था। उसने बहुत समझदारी से चावल गिराए। राजन ने समेटे, फिर फैलाए, फिर समेटे। भाभी मुस्कुरा रही थी। नई बहू ने बहुत दिनों तक सबका दिल जीतना चाहा। समय पर उठकर घर के काम में राधिका का हाथ भी बटाती, बाबूजी का भी ख्याल रखती। राजन तो अपने सारे काम खुद कर लेता। इस बार वह बेहद सतर्क था। जो भी पूछना हो भाभी से पूछो अनु, वे ही बता सकती हैं। नई बहू की समझदारी थी या पुरानी वाली की कटु यादें। बाबूजी और घर के बाकी लोग सभी अनु से खुश थे। उसने घर में अपनी जगह बना ली थी। राजन पर भी उसने धीरे धीरे अधिकार कर लिया। घर की कुछ जिम्मेदारियों को राधिका ने अनु को सौंपने की सोची। फिर एक दिन तिजोरी खोलते हुए कहा, राधिका, यह सब तुम्हारा है, इसे संभालो। अभी बहू नहीं है, इतनी समझदार नहीं है, कुछ समय दो। बाबूजी ने झिझकते हुए कहा, ताकि कहीं राजन को बुरा न लगे। जिम्मेदारी ही तो समझदार बनाएगी। फिर मैं भी तो जब इस घर में आई थी तो नई ही थी और अकेली भी, सब संभाला था। यह सुनकर बाबूजी खुश हो उठे। राजन दूसरी शादी से बेहद खुश था। पहली बार उसने अनु को उस नज़र से देखा था जिस नज़र से सुंदरी को देखा करता था। आज वह उसे प्यार दे सकेगा जो सुंदरी को देने चला था, मगर उसने उसकी कीमत नहीं समझी थी। रात राजन और अनु की थी। राधिका तो माध्यम बनी थी, जो इस वक्त दोनों की हंसी से गूंज रहे माहौल में खुद को हल्का महसूस कर रही थी। एक दिन खाना खाकर दोनों अपने कमरे में, बाबूजी अपने कमरे में, राधिका अपने कमरे में। राधिका जाग रही थी। शिबू बिजनेस के सिलसिले में बाहर था। उसे नींद नहीं आ रही थी। 8 साल हो गए थे शादी को। उसे कोई संतान नहीं थी। वह अकेलेपन को अक्सर जागकर काट लिया करती थी। डॉक्टर ने कहा था कोई संभावना नहीं है। फिलहाल बहू में कोई कमी नहीं। राधिका उसकी भरपाई में शिब्बू और बाबूजी को खुश करने में लगी रहती। तभी किचन से आवाज़ आई। राधिका ने देखना चाहा, क्या हुआ? शायद बिल्ली होगी, लेकिन घर में बिल्ली के आने का कोई रास्ता नहीं था। बाहर आकर देखा, राजन के कमरे से लगी छत का दरवाज़ा खुला था। तो क्या देवरजी दरवाज़ा खोलकर सो गए? सोच राधिका ने टॉर्च की रोशनी से देखना चाहा। छत पर उससे बात करने की आवाज़ सुनाई दी। सोचने लगी, इतनी रात गए कौन हो सकता है? लगता है दोनों अभी तक जाग रहे हैं। फिर मन ही मन मुस्कुराई और तसल्ली के लिए पूछा, छत पर कौन है? मैं हूँ भाभी जी, अनु। लाइट चली गई थी ना, तो गर्मी के कारण छत पर आ गई। ठीक है, मगर दरवाज़ा बंद करके सोया करो। किचन में बिल्ली आ गई थी। ठीक है भाभी जी, आप सो जाइए, मैं देख लेती हूँ किचन में कौन है। चूहा भी हो सकता है। आप सोई नहीं अभी तक?
नहीं, नींद नहीं आ रही है। जाइए, अब सो जाइए। राधिका ने बेचैनी से टहलते हुए बाबूजी के कमरे में झाँक कर देखा। वे सो रहे थे। सभी इत्मीनान में हैं, फिर वह क्यों परेशान है? इस बेचैनी का कारण क्या है? शिब्बू का ना होना, या उसका निस्संतान होना, या फिर कुछ और? देर रात तक जागने पर भी भोर में ही राधिका की नींद खुल गई। देखा, राजन का कमरा खुला था। लगता है राजन आज जल्दी उठ गया। अनु को आवाज़ देती हूँ, बाबूजी को चाय दे देगी। आज तबीयत भारी हो रही है। रात भर नींद नहीं आई। नीचे से ही आवाज़ दी, अनु नीचे आ जाओ, बाबूजी को चाय दे दो। राजन बाहर आते हुए बोला, भाभी, अनु यहाँ नहीं है, नीचे चली गई है। राधिका ने फिर आवाज़ दी, अनु कहाँ हो? मगर उसके कहीं भी होने की आहट सुनाई नहीं दी। शायद बाथरूम में होगी, लेकिन वहाँ तो बाबूजी हैं। फिर कहाँ होगी? किचन में जाकर देखा, वहाँ भी नहीं। शायद बाहर बगीचे में होगी, वहाँ भी नहीं। आखिर इतनी सुबह कहाँ जाएगी? बाबूजी बाथरूम से निकले तो बोले, अरे बहू, आज तुम घर का दरवाज़ा बंद करना भूल गई। क्या? घर का दरवाज़ा? छत का दरवाज़ा। अनु घर में नहीं है बाबूजी। यह सब क्या है देवर जी? अनु घर पर नहीं है। क्या तुम दोनों के बीच रात में कोई झगड़ा हुआ है? नहीं। कमरे में जाकर देखा तो अनु का सामान भी नहीं था। घर की तिजोरी भी खुली और खाली थी। बहू घर छोड़कर जा चुकी थी। ज़्यादा ही समझदार निकली। राजन, जो अब तक सब समझ चुका था, सिर थामे बैठा था। देर तक घर में फैली खामोशी को कौन तोड़ता? किसमें हिम्मत थी? भाभी में, जिसने राजन को दूसरी शादी के लिए प्रेरित किया था, या बाबूजी में, जिन्होंने उसकी समझदारी पर अनेक प्रश्न किए थे, या फिर राजन, जिसने दोनों के निर्णय पर बंद आंखों से अपनी सहमति का अंगूठा लगा दिया था? कौन था समझदार? रात में फ़ोन आया, मैं दूसरा विवाह करने जा रही हूँ। उस दमघोटू माहौल में मैं नहीं रह सकती थी, और नई जिंदगी की शुरुआत के लिए पैसा तो चाहिए था, सो मैं ले आई। मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। आखिर मैं आपके घर की बहू थी। बाबूजी को काटो तो खून नहीं। राधिका भी जड़वत कि ये सब क्या हुआ? हमारे साथ इतना बड़ा धोखा। ये नज़रों का धोखा था, या फिर हमारी समझदारी का? इस पर बाबूजी का चोटिल सम्मान रह रहकर चटक उठता। समाज में उठने बैठने और तनकर चल सकने की सारी हिम्मत जाती रही। रिश्तेदारी में जहाँ जाओ एक ही चर्चा, बहू क्यों चली गई? जरूर इस परिवार में ही कोई कमी है, जो दूसरी भी छोड़कर चली गई। अनेक इल्ज़ाम जमाने ने लगाए। खुद को इतना छोटा महसूस करते कि जिस टोपी को उन्होंने कभी नहीं भुलाया था, उसे लगाना भी उन्हें याद नहीं रहता। वे बिना टोपी के ही निकल जाते। राधिका याद दिलाती, बाबूजी टोपी। विश्रुत जी निरुत्साही से उसे पकड़ते, मगर टोपी लगाकर खुद को निहारने का दुस्साहस अब नहीं करते। इधर समय की कमी ने शिब्बू और राधिका के बीच जो रिक्तता पैदा की थी, उससे के अब एक लंबी दीवार खड़ी हो रही थी। अक्सर वह बिजनेस के सिलसिले में देर रात तक बाहर होता, और जब आता थकान से चूर होता। उस थकान के बीच राधिका उसकी ज़िंदगी में अगर कुछ भरना चाहती तो वह यह कहकर सो जाता, राधिका, मैं थक गया हूँ, तुमसे कल बात करता हूँ। और कल थकान बेहिसाब बढ़ी होती। राधिका पास जाने की हिम्मत भी न जुटा पाती। बाबूजी अपने आत्म सम्मान और दम तोड़ती इच्छाओं के बीच खुद को अकेला पाते, और सबसे अलग रहने के प्रयास में अपने कमरे से बाहर नहीं आते। राजन अपनी खिड़की में ढलती शाम से लेकर ढलती रात तक न जाने किसका इंतज़ार करता। उसे घर में क्या चल रहा है पता भी नहीं रहता। राजन राधिका के कमरे के सामने से गुजरा तो उसे सिसकने की आवाज़ें आईं। उसने बाहर से ही आवाज़ दी, भाभी। हाँ, आती हूँ, कहते हुए बाहर आने का प्रयास किया, मगर राजन उससे पहले ही अंदर पहुँच चुका था। पहली बार इस कमरे में आया था वह। भाभी का कमरा अपनी व्यवस्था से अव्यवस्थित सा लग रहा था। कांच का एक बड़ा सा शोकेस तरह तरह की गुड़ियों और गुड्डों से भरा था। बगल की ड्रेसिंग टेबल पर एक खूबसूरत पर्दा, जो शायद ही कभी उठाया जाता होगा। बिस्तर की चादर ठीक करते हुए राधिका बोली, आइए देवर जी, आज कैसे इधर भटक गए? यूं ही भाभी, दिल किया आ गया। तभी बिस्तर के सिरहाने रखी जापानी गुड़िया बोल पड़ी कि मम्मा, आई लव यू। राधिका ने उसे चुप कराया। राजन ने कहा, बोलने दीजिए, अच्छा लग रहा है। भाभी, एक बात पूछूं? हाँ, क्या पूछेंगे, पूछिए। वैसे आप जो जानना चाहते हैं वह मुझे मालूम है। देवर जी, इस घर से खुशियों ने हमेशा के लिए मुंह फेर लिया है। घर अब घर नहीं, एक सराय खाना लगता है, जिसमें सभी रह तो रहे हैं, मगर अजनबियों की तरह। कौन कब रोया, कब हंसा, किससे मालूम? किसकी रात आंसू से भीगती रही, या किसकी शाम आंखों को धुंधला कर गई, किसने जानना चाहा? तो शिबू भैया, बेचैनी ने उसे वहां रुकने ना दिया। देर रात तक भाभी के आंसुओं में भीगे लफ्ज उसके जहन में घूमते रहे। मैं भी हूँ इस घर में, यह किसे पता है, सब अपने में गुम। मैंने क्या पाया, कौन है मेरा, किससे फुर्सत है मेरी खातिर?
शाम ढल रही थी, फिर भी राजन ने आज खिड़की नहीं खोली, ना ही शाम ने खिड़की से दस्तक दी। बार बार राधिका का कुमलाया चेहरा याद आ रहा था कि उम्र में मुझसे सिर्फ 2 माह ही बड़ी हैं, मगर जिम्मेदारियों के बोझ ने उन्हें समय से पहले ही बहुत बड़ा कर दिया। बड़प्पन के एहसास से उन्होंने खुद को भुला दिया और घर के 3-3 बड़े बच्चों को संभालती रहीं। राधिका ने रसोई समेटी, किचन का दरवाज़ा बंद किया। जैसे वो अपने कमरे में जाना चाहा, देखा राजन छत पर है। आवाज़ दी, देवर जी। कोई जवाब नहीं मिला। खुद जाकर देखना चाहा। राजन अपनी ही परछाई के साथ आंख मिचौली कर रहा था। छत में फैली चांदनी सारी चीज़ों को स्पष्ट कर रही थी। फिर भी न जाने क्यों राजन कुछ ढूंढता सा नजर आ रहा था। क्या खो गया? राधिका ने आज बहुत दिनों बाद छत पर कदम रखे थे। कभी कभी अनु के साथ आया करती थी। अचानक भाभी को छत पर आया देख राजन बोला, अरे भाभी आप? कुछ नहीं, यूं ही मेरी अंगूठी कहीं गिर गई थी। यहीं कहीं होगी, कह राधिका ने छत से घर के अंदर जा रही सीढ़ियों की तरफ झांकने का प्रयास किया। 2-3 सीढ़ियां नीचे उतर कर देखा तो अंगूठी दिखाई दे गई। बोली, देखिए देवर जी, मिल गई। अरे मैं कब से खोज रहा था, मिल ही नहीं रही थी। पकड़िए। राधिका ने वहीं से देनी चाही, मगर उसका पैर डगमगा गया। चांदनी रात का उजाला सीढ़ियों के अंधेरे को मिटा ना सका था और राधिका उस अंधेरे से भिड़ने की कोशिश में डगमगा गई। राजन भी तो राधिका को सीधे हाथ नहीं थाम सका, उल्टा हाथ पकड़ाया। संभल नहीं सका, लड़खड़ा गया। दूधिया चांदनी में राधिका के उजले चेहरे पर खुदी उदासी की गहरी रेखाएं भर आईं। सूखे और बिखरे बालों के बीच से झांकती आंखों का सूनापन महक उठा। बदन में वर्षों की सोई लचक जाग गई। राजन ने देखा, क्या ये वही राधिका भाभी है जिन्हें वर्षों से सिर्फ औरों के लिए खुश रहते देखा? आज पहली बार उन महकी आंखों में उनकी खुशी तैरती दिखाई दी। इतना आवेग और इतना आकर्षण राधिका के सानिध्य में। वह संभाल न सका था उस रूप को। राधिका के उस लड़खड़ाकर गिरने में सारा समर्पण समा गया और सारे आकाश ने उस समर्पण को अपनी बाहों में भर लिया, कभी न छोड़ने के लिए, और बोल पड़ा, इन आंखों की खुशी में कभी सूखने नहीं दूंगा। परिवार की सारी खुशियां इनमें भर दूंगा। यह मेरा वादा है। आखिर भैया को भी परिवार की खुशियां ही तो अजीज हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हुए कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।